जेही तेही ज़ात जी जुम्बश काने जा मूसी हले सा जा जी मिठो बटे। मैं शुक्रगुजार हूँ कराची बाग का जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, खासतौर पर नई मेहमान साहब का, जिन्होंने हमारी दरख्वास्त तो हमने दी थी मगर इन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम हमारा है, उन्होंने ऑन किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ बैठे हुए सारे मौजूदीन का। सामने सब लोग बैठे हैं, मेरे सीनियर सलीम साहब, ये सारे दोस्त हैं, लेकिन किसी का नाम रह जाएगा दुख होगा। बहरहाल हकीकत ये है कि आज जो सिंध की सूरत हाल है, ये हमारा जो ये लोगो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स डाउन विद फ्यूडलिज्म, असल में हमें पूरा तबाह किया हुआ है इन सरदारों ने, इन भूतारों ने। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अभी टेंटों में हैं जिनको सही तरह की टेंट भी नहीं है, और सरदार सारे खुश हैं। हमारी सारी तबाही की जड़ यही है जो कानून से बालातर है। आपने देखा होगा नाज़िम जोखे वाला केस, उसको भी सरदारों ने किस तरह से कत्ल किया, और आप और हमारी ताकत ने उन सरदारों को मजबूर किया कि वो कानून की पकड़ में आए, वरना ऐसे पहले कभी नहीं होता था। ये गावे कोर्ट वालों ने बड़ी हिम्मत की, सब सिविल सोसाइटी ने, ह्यूमन राइट्स वालों ने हिम्मत की। अब भी इस वक्त भी सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम हर उस नाइंसाफी बदमाशी के खिलाफ खड़े हो, मजबूत हो, यूनाइट हो, और सबको मजबूत और मुनज़्ज़म करें। हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम इंसान की बराबर की बात करते हैं। हमें इंसान बराबर चाहिए। यहाँ रियासत के अंदर रियासत बनी हुई है जिसको किसी तौर पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं आप कर सकते न हम कर सकते हैं। हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी है। ये शहाब बख्शो साहब, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने ये कश्ती उठाई है। हम उनके साथ चले हैं, उनके सिपाही बनकर, क्योंकि ये शख्स पहले भी अच्छे किरदार का मालिक रहा है, और उनके साथ जब हथनाव ताल्लुक मिल गए फिर तो और भी अच्छी हो गई। और इन्होंने जो ये मकसद एम उठाया है कि हम कुछ न कुछ कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह अचीव करेंगे, इंशाल्लाह अचीव करेंगे कि इन किसी को भी कानून से बाहर तक कोई नहीं होगा। ये जो SHO लगता है इन भोकारों की वजह से, SP लगता है इन भोकारों की वजह से, तभी तो हमारा आम आदमी कोई जुर्रत नहीं कर पाता, क्योंकि जो सर उठाता है उसको फौरी तौर पर झूठे मुकदमा पे जेल भेज दिया जाता है, सालों तक उसकी सुनवाई नहीं होती है। अभी मजीद हमारे बड़े मुकर्रिन हैं, वो ब्रीफ करेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फिर दोबारा कराची बाग का और आप सब दोस्तों का जिन्होंने यहाँ शिरकत की। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। जनाब मोहम्मद खान शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे कॉमरेड और बहुत ही सीनियर वकील, मेरे ख्याल में हम सब में से सबसे सीनियर वकील हैं, जनाब नईम गुल साहब, वो आए और अपने ख्याल से अदा करें। हमारे सीनियर क्या मेरे एहतराम अदा की बात। दोस्तों, टॉपिक के हवाले से इस सबसे पहले इस किस्म के टॉपिक में कराची में पिछले 45 साल से रहते हुए पहली दफ़ा देख रहा हूँ, और ये इसलिए देख रहा हूँ कि ये टॉपिक यहाँ के हमारे वकला बरादरी ने
خصوصاً ہمارے دوستوں نے اور خصوصاً ہماری امیر حیدر شاہ شہید گروپ کے دوستوں نے ایسے ٹاپک کو چنا ہے جس میں بہت اس کا احاطہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ہے، لیکن میں مختصر اس کا بنیادی خصوصاً اس ملک کے وجود میں آنے جو ایک جدید نیو کلونزم کی شکل میں ہمیں آزادی ملی، سو کارڈ آزادی کی۔ ابھی اسی سو کارڈ آزادی کی بنیاد پر ہم ہر سال بڑے شان سے آزادی مناتے ہیں۔ سندھ کے حوالے سے، چونکہ سندھ میں رہتے ہیں، یہ ٹاپک بھی سندھ کے حوالے سے آتا ہے۔ تو فیڈرلزم یا جو وزیر شاہی کیا یہ کوئی آسمان سے نہیں اتر رہی، یہ ہم اور آپ پہ چیزیں اس صوبے کے باسی ہیں۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا کہ نیو کالونیزم کیا ہے، جدید آبادیاتی نظام جو انگریز جاتے ہوئے خصوصاً ہمارے خطے میں یہ نظام چھوڑ کے گئے ہیں، جو آج بھی یہ انہی کے اثاثے ہیں، انہی کے پیداوار ہیں، اور انہی کے پیداوار اور انہی کے لوگ ہوتے ہوئے پچھلے کئی سالوں سے کس طرح اس نظام سے، اس حکومتوں سے وابستہ ہے اور جو استحصال کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ بھی یہی جاگیرداریت آپ تھام سے اور اپنے آب شان بان سے جو ہے قائم ہے۔ تھوڑا شکل تبدیل ہو گیا کہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت اگر ہوتا تو میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں کل پرسوں کی بات بتاتا ہوں، کل پرسوں کی علی وزیر آسما جہانگیر کے کانفرنس میں اس کے کچھ کارکن نعرے لگاتے ہیں جب بلاول آتا ہے تو بلاول اس کو جواب دیتا ہے کہ جس نے اس کو علی وزیر کو بند رکھا ہے اس کے سامنے مظاہرہ کرو، ہمارے سامنے مظاہرہ کیا ہوگا۔ لیکن یہی بیان پھر 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے وہ یوں ٹرن کر کے جو ہے نا کہ ہم سے گستاخی ہوئی ہے۔ دور نہیں جانا چاہتا ہوں، یہ حال ہی کے باتیں ہیں۔ اس کی میں کہتا ہوں کہ واقعات بڑے سال سے اور جدید طریقے سے یہاں پر اس ملک میں چلے آ رہے ہیں۔ یہ کل پرسوں جو ایک سینئر صحابی جس میں پاکستان کی سرزمین تنگ کر کے وہ دوبئی چلا جاتا ہے، دوبئی سے باقاعدہ اس کو ریٹن میں دیا جاتا ہے کہ یہاں دوبئی کو خالی کرو، یہیں سے 9 to 11 ہو جاؤ، اور جاتے ہوئے کس کے لیے؟ علاقہ غیر میں، کینیا میں جانے کے لیے، جس کو ٹکانے لگایا جاتا ہے علاقہ غیر میں، جس طرح اسی ملک میں ہمارے ہاں ہوتا ہے، کینیا میں جا کے اس کو ٹکانے لگا۔ تفتیش جاری ہے، آنے دو اس کی تفتیش، اس کی تحقیقات۔ لیکن میں یہ اس لیے ماضی میں نہیں جاتا کہ ہم حال ہی میں دیکھتے ہیں ایک مارشلائی سسٹم اس ملک میں جو اس عمر سے زیادہ مارشلائی سسٹم رہا ہے۔ کیوں رہا ہے؟ ان باقیات کی وجہ سے، ان وزیر شاہی جو اس کا بی ٹیم ہے۔ دوستو، آپ قانون کے طالب علم ہیں، دیکھتے ہیں بی ٹیم کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں کس طرح ہوتا ہے، جوڈیشری میں کس طرح ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ میں جب ہوتا ہے تو ہم سینٹ کے الیکشن اور چیئرمین شپ پر الیکشن لڑتے ہیں، تعداد 10 سے زیادہ ہے جیتنے کے لیے، اندر ووٹنگ کے لیے جاتے ہیں 10 کم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک طالب علم اور قانون کے طالب علم کے حوالے سے میں بحث اس لیے کرتا ہوں کہ وہ بات کالی شاہی، کالی کوڈ یہی ہے جو آواز اٹھاتے ہیں اس ملک کے لیے، وہ آپ ہی ہے، اور آپ بھی ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ تھوڑا بہت جمہوری عمل اگر چل پڑ رہا ہے تو بھی آپ کی وجہ سے، آپ کی تحریک کی وجہ سے،
जितने सियासी पार्टी है उसका रोल मैंने देख लिया। हम तो हुक्मरान थे 4 साल हुक्मरान बेख्तियार, तो किसने रोका आपको? रोका किसने? 4 साल हुक्मरानी करे। और जो पिछले साल आप उसकी तारीख जाके देख लो, मैं ज्यादा नहीं चाहता, उनके किताबें लिखी गई है, जस्टिस की किताबें लिखी गई है, अपने किताबें लिखी गई है, रिटायर्ड जनरल ने किताबें लिखी है, लेकिन जब ड्यूटी पर थे और जब पानी होता है तो बाद में बड़े शान से कहता है कि बट्टू के फांसी देने में हमारे ऊपर दबाव था। ये क्या है? कंट्रोल डेमोक्रेसी, कंट्रोल पार्लियामेंट, ये आप देखते आ रहे 75 साल गुजर गए, लेकिन नहीं, आप भी इसी काला कोट काली टाई से यही उम्मीद आवाम रखते हैं। कहते अवाम बाशऊर नहीं है, अवाम बाशऊर है, लेकिन बाकियात जो यहाँ पर बड़े आबताब के साथ खुसूसन सिंध में जो मौजूद है, क्या हम उसका रोल नहीं देखते? माजी में हमने नहीं देखे, मुस्तकबल में भी देख रहे हैं कि क्या रोल है, कुछ नहीं है। तो मैं मुख्तसर जाती हूँ कि जब 4 साल हुक्मरानी में, पूरे 4 साल में आप हुक्मरान थे, बेख्तियार थे। इससे पहले कौन थे? वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, हमें क्यों निकाला? आज मुझे ये बताओ, सबके साथ यही हो गए। और माजी में अगर जाओगे तो बहुत भयानक जो है हालात तारीख हमें बताते हैं, ऐसे हालात ये देखते हैं। तो इस सब के पीछे यही औलिया-शाही, यही भी टीम है। किसका भी टीम है वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीटीएम किसका है और किसके लिए, और ये इस्तेसाल किस तरीके से करते हैं गरीबों का। तो लिहाजा मैं बाहर करता हूँ अपने, अगर हमारा पार्टी भी है, यकीन जाने में बाहर के अपना जाति पार्टी समझता हूँ, इस हवाले से कि डेमोक्रेटिक है, इस हवाले से कि बड़े बड़े पहलवानों के लिए के खिलाफ इसकी आवाज जदोजहद, इसका एक सवाना आवाज है, दुनिया में गूंजती है, अब्बास जिंदाबाद। और खुसूसन कराची बार जो एक डेमोक्रेटिक सिंबल है, जिसको मैंने वाइस ऑफ अमेरिका और कहाँ से मैं इस पर आप पर तफसीलें नहीं सुनता, आप सबने सुने होंगे। लिहाजा मैं काली कोट काली टाई को एक बार फिर सलाम करता हूँ, और ये जो सेमिनार मुनक़द करने वाले इन दोस्तों को दाद देता हूँ, तहसील देता हूँ इस किस्म के टॉपिक करने पर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ये बात हकीकत है कि बाहर की आवाज़ बहुत ताकतवर है और दूर दराज हैवानों तक जाती है, और ये बार एसोसिएशन हमारी बेसिकली सिंबल्स है डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये डेमोक्रेसी का एक लेसन देती है सबको। हर साल यहाँ पे लगातार बगैर किसी वक्त के इलेक्शन होते हैं और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहता है, और ये जो हमारे ऐवान हैं उनके लिए ये दरसगाहें हैं बेसिकली सीखने के लिए। अब मैं गुजारिश करूँगा बहुत ही अच्छे मुकर्रर और साबित जज भी रहे हमारे दोस्त जनाब असदुल्लाह शाह राष्ट्री को कि हमारे आज के सेमिनार का जो टॉपिक है उस पर थोड़ी सी अपने ख्यालात का इज़हार करें। नईम अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी कराची बार, शाह बोस्तो साहब, टालपुर साहब, मोहम्मद खान शेख साहब, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये ह्यूमन राइट, फ्यूडलिज्म, ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। जहां पे ह्यूमन राइट्स होंगे वहां पे फ्यूडलिज्म नहीं होगा। लॉ का तालिब इल्म होने के नाते फ्यूडलिज्म एक ऐसी ताकत है जिसमें
जो एक्सप्लॉयटेशन के जो मीन्स हैं, जैसे जमीन है सबसे बड़ा, ये जो हमारी थॉट की हिस्ट्री है उसमें जिन जिन लोगों के पास जितनी जितनी ज्यादा जमीन होगी, जितने ज्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके कब्जे में होंगे, तो लाजमी है इतनी जागीरें चलाने के लिए उनको लोग चाहिए, जिनको हम आमतौर पे टेनेंसी राइट्स कहते हैं। वो उनके हारी बनते हैं। हारी बनने के बाद सफर में चलते चलते, क्योंकि कोई गवर्नेंस नहीं होती, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, वही टेनेंट उनके, वही हारी उनके गुलाम बन जाते हैं। जब गुलाम बन जाते हैं तो सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये होता है कि द फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट गारंटीड फॉर अ सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट, वो उनके डिस्पोजल पे चले जाते हैं। उनकी विल, उनकी विश, उनकी चॉइस, राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कौन इनको रूल करेगा, एक फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन वक्त से पहले ही एक तबका जिनके हाथों में जमीन, फिर जमीन के बाद आपके गवर्नेंस का पावर भी उनके हाथ में आ जाए, तो अंदाजा किया जा सकता है कि उस माशरे का क्या असर होगा। ये सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है, ये दुनिया हमारी दो तबकों में फंसी हुई है। एक वो तबका जिन्होंने ये पूरी एक कंस्पायरेसी करके ये सारी जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपने हाथ में रखी हुई है, और एक वो तबका है जो अग्रीव्ड है। एक अग्रेसर है, एक अग्रीव्ड है, एक ऑपरेसर है, दूसरा ऑपरेसर है। तो जब तक, सबसे पहले पाकिस्तान में ये रिफॉर्म्स आए थे कि जितना हो सके लोगों को दूर रखा जाए, कि हद से ज्यादा प्रॉपर्टी जो लैंड है वो अपने पास नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि डिवोल्यूशन होगी, पावर होगा। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नेंस का जो हाल बताया मेरे सीनियर ने, नईमुल साहब ने, इफेक्टिवली कोई काम नहीं हुआ। रिजल्ट ये है कि आज हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे एक टोटल कोलैप्स नजर आ रहा है। ह्यूमन राइट की वायोलेशन सबसे पहला फिक्रा जो हिस्ट्री में जो इजाद हुआ, एबी डायसी थे, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल बड़े राइटर थे, उन्होंने लिखा कि ये जितने भी राइट का चक्कर है आप इनको 3 फिक्रों में ले आए। उन्होंने कहा कि हाउ कैन यू डिफाइन रूल ऑफ लॉ, तो उसने कहा रूल ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन 3 मेन पिलर्स। नंबर 1, that no one can be punished arbitrarily, आप किसी को arbitrarily पनिश नहीं कर सकते। और यहाँ फेडरलिज्म में क्या होता है, कोर्टें भी वही, सुनवाई भी नहीं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है माल की, मेहनत किसी की, लेके कौन जा रहा है, कोई प्रश्न। नंबर 2, everyone is equal in the eyes of law। लेकिन यहाँ पे तो आपने डिवीजन कर दिया कि कानून जो है वो सिर्फ मखसूस तबके को प्रोटेक्ट करेगा। और जो थर्ड इंग्रेडिएंट था वो ये था कि दी कोर्ट ऑफ लॉ और दी कस्टोडियन